अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 माननीय जजों ने राहुल गांधी की देशभक्ति पर, देश के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाया। मामला था लद्दाख में 2000 किलोमीटर चीन के कब्जे का मामला। 2022 का उनका भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाषण था। माननीय जजों ने ये कहा कि अब सच्चे भारतीय ऐसा नहीं कहते। खैर, इस बात की जांच कौन करेगा कि कितना किलोमीटर कब्जा हुआ है या नहीं हुआ। यदि लीडर ऑफ अपोजिशन या राजनेता के देश के प्रति निष्ठा पे सवाल उठ सकते हैं, तो क्या न्यायालय और जो जजों का अपॉइंटमेंट होता है, चाहे जज जिस तरह का निर्णय देते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा पर सवाल भी उठ सकते हैं कि क्या ये संविधान के प्रति सच्चे हैं, संविधान को देखकर, संविधान के प्रावधानों को पढ़कर न्याय हो रहा है या कहीं और से न्याय हो रहा है। चलिए, आज इस एपिसोड में मामला 2 जजों के अपॉइंटमेंट का, एक है मद्रास का मामला है और एक मुंबई का मामला है। मद्रास का मामला है कि अधिवक्ता वहाँ हैं और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय सचिव एल विक्टोरिया गौरी मंगलवार को यानी कि कल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगी। और दिलचस्प है कि यह शपथ उस दिन हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, वो याचिका निरस्त कर दी गई। दूसरा मामला मुंबई, अधिवक्ता आरती अरुण साठे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति करने की सिफारिश कॉलेजियम ने की। फरवरी 2023 में भाजपा महाराष्ट्र भाजपा की प्रवक्ता साठे 2024 में व्यक्तिगत और निजी कारणों से, व्यवसायिक कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था और 6 जनवरी 24 को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा दिया। चलिए, तो 2 भाजपा के महिला मोर्चा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति एक शपथ ग्रहण कर चुकी है, एक का रिकमेंडेशन है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि जजों के अपॉइंटमेंट के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट बने और न्यायपालिका भी पारदर्शी हो, चुपके सीक्रेट तरीके से नहीं, पब्लिक भी जाने कि आखिर किन जजों का किस आधार पर अपॉइंटमेंट हो रहा है। और दुनिया के कई देशों में ये प्रावधान है। अब नेशनल कमीशन फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट नहीं है, तब भी पार्टी की ओर से जजों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं कि कॉलेजियम और सरकार में अंडरस्टैंडिंग है। अगर सोच लीजिए, जब ये बन जाएगा तो लगता नहीं है कि पूरा न्यायालय ही बीजेपी का विस्तार, एक्सटेंशन हो जाएगा। जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, कानूनविद भी हैं और लगातार आप सुन रहे हैं विवाद और तथ्यपरक बात रखते हैं, साइंटिफिक बात रखते हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और जरा इस समझने की कोशिश करते हैं क्या लीला है। जज साहब तो सरकारी आदमी को छोड़कर, सरकार को छोड़कर मोदी साहब पर कभी सवाल नहीं उठाए। इतना इतना हेट स्पीच तमाम इलेक्शन के दौरान हमने देखा ही था, लेकिन राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे सवाल उठता है। अगर जजेस की प्रतिबद्धता संविधान के प्रति नहीं है, संविधान की मूल भावना के प्रति नहीं है, तो उन पे क्या कोई सवाल उठेगा? सवाल लोग पूछेंगे। स्वागत है सर, नमस्ते। देखिए सर, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौरान जी देवकांत बरुआ टाइप के कुछ अतिशय चमचे नेता डंके की चोट पर प्रतिबद्ध जुडिशरी का मामला उठा रहे थे और वो जो उठा रहे थे उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो जो जबलपुर वाला जो सेकंड जज केस है उसका भी मामला था। और ये था कि जो है वो जो आपके मूल अधिकार को निलंबित किया गया था इमरजेंसी में, तो उसका था कि ये अधिकार निलंबित हो सकते हैं, नहीं हो सकते। उसके पक्ष विपक्ष में जो लोग थे उनकी भी निष्ठा देखी जा रही थी और ये कांग्रेस के लिए बहुत धक्के वाली चीज थी, क्योंकि इमरजेंसी के पहले तक केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी, इसलिए जितने भी जज नियुक्त किए गए थे वो सब कांग्रेस के द्वारा ही किए गए थे, कांग्रेस लॉ मिनिस्टर के द्वारा ही किए गए। ऐसे में उन जजों में रीढ़ की हड्डी उस समय के हिसाब से दिखाने वाले और आज के हिसाब से और मेरे हिसाब से
अपनी जो है वो जो क्या कहते हैं आपके डेमोक्रेट होने के नाते या डेमोक्रेट होने के नाम पर जो वैचारिक उनके भीतर जो वैचारिकी थी उसका जो है वो रीढ़ की हड्डी दिखाने के कारण कांग्रेस के पूरे तंत्र को वो जो है क्या कहते हैं उसने हिला दिया था कि भाई जो है हमारे ही द्वारा नियुक्त जज और जो है हमारे ही खिलाफ कैसे हैं। नतीजा हुआ कि कुछ लोग सुपरसीड हुए, एएन रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। सुप्रीम कोर्ट की पूरी जो है पूरी परिभाषा ही एक बार में बदल गई और उसका नतीजा ये हुआ कि आगे आने वाले समय में कॉलेजियम सिस्टम हुआ कि सरकार के हाथ से लेके हम नियुक्त करेंगे। तो हम नियुक्त करेंगे तो जो सरकार शरीफ थी उसने तो आपके नामों का जो है अनुमोदन कर दिया और जो सरकार शरीफ नहीं है, जुडिशियल शराफत नहीं है कि आपने जो नाम भेजा उसको मान ले, तो उसमें पिक एंड चूज कर कुछ लोगों का नाम लटक जाता है और बड़े पैमाने पर लटक जाता है, यहाँ तक कि लोग निराश होकर अपना नाम वापस ले लेते हैं। हम्म। और उसमें बड़े काबिल काबिल जज भी शामिल हैं। उनका दोष सिर्फ इतना है, ये सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की बात मैं कह रहा हूँ, उनका दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने किसी न किसी समय जो लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं उनमें से किसी न किसी के खिलाफ, उनकी पॉलिसी के खिलाफ कोई न कोई डिसीजन दिया है या उनकी मंशा के खिलाफ दिया है। ऐसे में एक है जस्टिस शेखर यादव जो संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, और वो जो है मुसलमानों को कठमुल्ला कहने से लेके तमाम फ्रेजेस में और तमाम जो है अपने जजमेंट में जो है वो क्या कहते हैं राजनीतिक एजेंडा रखते रहे हैं और उनके खिलाफ राज्यसभा में कपिल सिब्बल की अगुवाई में अपेक्षित सांसदों की संख्या के दस्तक के साथ महाभियोग का प्रस्ताव दिया गया है, जो अभी तक जिस पर जो है कुछ परवान नहीं चढ़ा। हम्म। और यही नहीं, इसके साथ आए दिन आप किसी न किसी हाई कोर्ट में देखते हैं कि जज साहब प्रवचन देने लगते हैं और जज साहब ऐसा प्रवचन देते हैं और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रक्चर पास होता है, उड़ जाता है, बात आई गई हो जाती है। अधिकतम हुआ तो जज साहब का जो है उस हाई कोर्ट से किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको हटा नियुक्ति करने की प्रक्रिया जैसी है उसके हिसाब से हटाने की प्रक्रिया अत्यंत दुरूह है। क्योंकि जब संविधान बना था तो बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू सहित तमाम जो ल्यूमिनरीज थी, विभूतियां थी, उन्होंने ये कल्पना की थी कि जो हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा वो बड़े ही उच्च प्रतिमान जो है अपने सामने रखेगा। देश आजाद हो रहा है और देश के आजाद होने के बाद जो ये पहली ये जो अब मतलब आजादी के बाद की जो उच्च न्यायपालिका है वो अपना जो है स्टैंडर्ड बना कर रखेगी। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पहले कभी किसी का किसी राजनीतिक दल में रहने के कारण या कांग्रेस में रहने के कारण, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, या उसके हम्म। कारण जो है वो नियुक्ति हुई उच्च न्यायपालिका में, तो उसने ऐसे प्रतिमान स्थापित किए जिसमें कहीं नहीं लगा कि ये कांग्रेस का जो है वो क्या कहते हैं मतलब कैंडिडेट रहा है। लेकिन अब उसकी तर्ज पर जब प्रतिबद्ध लोगों की नियुक्तियां अब हो रही हैं तो वो उनके प्रतिमानों के स्टैंडर्ड के अनुरूप है नहीं। न उनकी सोच है, न उनके जजमेंट है, न उनके ये हैं। और एक ही सुप्रीम कोर्ट में एक ही जैसे मामले में एक पीठ में कोई और जजमेंट निकल रहा है और दूसरे पीठ में कोई और जजमेंट निकल रहा है। एक पीठ में यूएपीए और पीएमएलए जैसे काले कानूनों से जमानत मिल रही है और एक पीठ में 8 बार 10 बार डेट लगने के बाद भी 5 साल 7 साल से लोग जेल में सड़ रहे हैं, उसमें जमानत नहीं मिल रही है। ये इसी सुप्रीम कोर्ट में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य कर्णधार लोग हैं वो बार बार जो है उन्होंने अपने जजमेंट में कहा है कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है। लेकिन वो फार्मूला उनके ऊपर नहीं लागू। और फिर मास्टर ऑफ रोस्टर के नाते चीफ जस्टिस जो दीपक मिश्रा के समय से ये हो गया कि मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस ही रहेंगे, तो उनके हाथ में ये तो है ही है कि कौन सा केस किसके यहाँ जाएगा।
तो ऐसे ऐसे केस ऐसे बेंचों में लगाए जाते हैं जिसमें लगता है कि कहीं ना कहीं मास्टर ऑफ रोस्टर भी चाहते हैं कि इसमें जो है रिलीफ ना मिले, कोई ना कोई एंगल जो है वो क्या कहते हैं सरकार का उसमें होता है जो अभियोजन के रूप में खड़ी होती है। फिर आप लगातार देखेंगे कि चाहे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, हमारी कोर्ट बजाय न्याय करने के धीरे धीरे प्रोसिक्यूटर की भूमिका में आने लगती है। हम्म। मतलब अभियोजन जो प्रोसिक्यूटर है, जो आपके ऊपर आरोप लगा के जिसके ऊपर सिद्ध करने की जिम्मेदारी है, अगर वही बोली भाषा बेंच से बोली बिल्कुल। जाने लगे तो तीन पार्टी में दो पार्टी एक और हो गई और आप अकेले पड़ गए तो आपको न्याय कहां से मिलेगा। अब तीन पार्टी में दो पार्टी माने आप जो है आरोपी के तरफ से खड़े हैं और आपके खिलाफ सरकार की ओर से एक अभियोजक की भूमिका में एक वकील साहब खड़े हैं, बड़े सीनियर वकील, और कोर्ट में जो बेंच बैठी है वो भी अभियोजक की बोली बोल रही है तो वो भी अभियोजक के साथ हो गई, तो तीन में दो उधर हो गए, आप अकेले पड़ गए, आपको कैसे रिलीफ मिलेगी। या तो आपको हम्म। मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा कि एडजस्ट कर दीजिए माई बाप, फिर अगली तारीख को देखेंगे या हम और कोई पॉइंट ढूंढेंगे, और हम्म। नहीं तो खारिज कर दिया जाएगा। आपकी सारी जो है वो विद्वता जो है उसमें लिए जीरो हो गई आप। और तो और वो जो अभियोजक की भूमिका में ऐसे ऐसे लोग बैठ रहे हैं, जी। क्षमा कीजिएगा मैं किसी को मानना नहीं कर रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग बैठ रहे हैं कि जो आप बहस करते हैं, तो मैं भी कुछ दिन जो वकालत सक्रियता से की थी, बाद में पत्रकारिता में आ गया तो मैं वकालत सक्रियता से छोड़ दिया मैंने, फिर रिटायरमेंट हो गया तो फिर थोड़ा जो है वैचारिक सक्रियता से मैं जुड़ा, लेकिन फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण मैं उस तरह नहीं प्रैक्टिस में रह पाया जैसे रहना चाहिए था। जबकि रिटायरमेंट के बाद फिर हमारा जो बार काउंसिल का लाइसेंस है वो जारी हो गया और हम उसमें कर सकते थे। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का परमानेंट बार का परमानेंट सदस्य भी बन गया, लेकिन फिजिकल डिसेबिलिटी ने मुझे कहीं लायक नहीं रखा। तो केवल वैचारिकी में अपनी बात कह के ही मैं अपने वकालत का जो है आनंद लेता हूँ, जो ज्ञान का। खैर, जी। तो दो केस अपॉइंटमेंट के। सुन तो लीजिए, तो इस तरह की सब जो है मतलब सब चीजें जो है क्या कहते हैं हो रही हैं आप बता। अब ये दो केस में देखिए, अब लेटेस्ट जो आपका क्या कहते हैं कॉलेजियम ने जो 28 तारीख को जो अपनी सिफारिशों को आपका अपलोड किया है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर, तो लगभग 6 स्टेट का किया है, पंजाब का नहीं किया। पंजाब के बारे में चर्चा फैल गई कि इसमें तीन ऐसे लोगों का नाम जो है रिकमेंड किया गया है जो पहले 3 साल पहले रिजेक्ट हो चुके हैं। तो इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए या जिन भी कारणों से पंजाब का अपलोड नहीं हुआ, जो 6 अपलोड हुआ है उसमें मूल मुलाजे ओले तब पड़ गए जब मध्य प्रदेश की एक जुडिशियल ऑफिसर ने एक जज साहब का नाम जब प्रस्तावित हुआ तो ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि इन्होंने मेरा उत्पीड़न किया था, मैंने बकायदे सप्रमाण जो है क्या कहते हैं वो हम्म। एप्लीकेशन दी थी, सप्रमाण सब चीजें प्रस्तुत की थी, इसके बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनको प्रमोशन दे दिया गया। इससे मेरा हम्म। मनोबल बहुत टूट गया है और मैं ऐसे सिस्टम में काम नहीं कर सकता। ये कंट्रोवर्सी अभी चली रही थी, तब तक आपके पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जो है जो जुडिशियल सीनियर जुडिशियल ऑफिसर एसपी सिंह का मामला आ गया, जो कभी गोगोई के पीएस थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, जब गोगोई साहब वहां पोस्टेड। फिर गोगोई साहब जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो एसपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में आ गए, उन्होंने बुला लिया उनको जो है जुडिशियल उसमें बना के, उन्होंने बिना जांच के जिस महिला ने गोगोई साहब पर आरोप लगाया था उसको जो है बर्खास्त कर दिया। और बाद में अंदर खाने पता नहीं क्या सेटलमेंट हुआ कि जब गोगोई साहब को क्लीन चिट मिला तो महिला ही नहीं, महिला के जो हस्बैंड देवर जो दूसरे जगह काम करते थे दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में, इनको नौकरी से निकाल दिया गया, सारे लोग रिइंस्टेट कर दिए गए। उन एसपी सिंह का नाम गया, वो साहब उनको जो है नाम क्लियर भी हो गया और जज भी बन गए। अब तीसरा मामला जो है महाराष्ट्र से जो है उठ गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो तीन लोगों का नाम गया उसमें एक जो है वो आरती अरुण साठे का नाम गया, जो आपने अभी पहले ही डिटेल में बताया कि वो जो है क्या कहते हैं उनकी प्रवक्ता थी भाजपा। अब वहां पूरा विपक्ष उठ खड़ा हुआ है।
अभी जुडिशियल विरोध की तो बात अभी उसका सामने नहीं आई है कि जुडिशियल क्षेत्रों में क्या विरोध हो रहा है, लेकिन वहां का पूरा जो है पॉलिटिकल जो है वो जो विंग्स हैं अपोजिशन की, वो सारी की सारी खड़ी हो गई, वो चाहे जो भी शरद पवार की पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो। तो अब ये हुआ है। अब इसी तरह 2 साल पहले आपके चंद्रचूड़ साहब के कार्यकाल में एल विक्टोरिया गौरी का नाम चेन्नई में जो है मद्रास हाई कोर्ट के लिए प्रस्तावित हुआ था, और उस प्रस्तावित होने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकील लोग, राजू रामचंद्रन साहब जो है चले गए थे, रामचंद्रन संभवतः जी, और तमाम वकीलों की तरफ से रीट दाखिल हुई थी कि इनका नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका एक तरफ शपथ ग्रहण होने वाला था, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और जज जानते हैं कौन थे? बेंच, जस्टिस संजीव खन्ना जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस हैं, और जो इनकमिंग या वर्तमान चीफ जस्टिस गवाई साहब की पीठ में सुनवाई हुई, और इन लोगों ने कहा कि हम जो है वो कॉलेजियम को निर्देश नहीं दे सकते, और कॉलेजियम ने सब सोच समझ करके जो है क्या कहते हैं उनकी नियुक्ति का जो है प्रस्ताव रखा होगा। जो बात आप कह रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कॉलेजियम को मालूम नहीं होगा कि वो जो है पदाधिकारी रह चुकी हैं? उन्होंने इतने दिन पहले छोड़ दिया है, और कोई राजनीतिक दल का अगर कोई पदाधिकारी है तो उसके जज बनने पर कोई रोक का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, उसको नियुक्त किया जा सकता है। असली चीज ये है कि वो जज बनने के बाद किस तरह का आचरण करता है। और आपको क्या हम लोगों पर विश्वास नहीं है कि हम लोग अन्याय नहीं होने देंगे? ये सब कह के उन्होंने रामचंद्र साहब का जो है वो खारिज कर दिया। रामचंद्र साहब ने तमाम लोगों के नाम गिनाए जिनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता रही है, जैसे सच्चर साहब हैं और भी लोग हैं, कि इनकी नियुक्ति हुई, लेकिन इन्होंने स्टैंडर्ड को जो है वो बनाए रखा, और इन्होंने कभी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि ये जो है क्या कहते हैं कोई एंगल विशेष के जो है मतलब न्यायाधीश। लेकिन बहरहाल वो खारिज हो गया, और विक्टोरिया गौरी जो है वो चेन्नई में सुशोभित कर रही हैं जो है बेंच को। तो अब इसी तरह जो है आपके चंद्रचूड़ और रमना साहब के कार्यकाल में महिला जजों की नियुक्ति में, जहां जस्टिस नागरत्ना की नियुक्ति हुई थी, वहीं जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला त्रिवेदी की नियुक्ति हुई थी। और जस्टिस बेला त्रिवेदी गुजरात कैडर की हायर जुडिशरी नहीं, अधीनस्थ न्यायपालिका कैडर की जज थी, जो पहले गई, और वो भी जो है तमाम उसमें जो है आपके मोदी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके साथ काम कर चुकी थी। वो पहले हाई कोर्ट में गई, फिर हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में आई, और सुप्रीम कोर्ट में जो बेला त्रिवेदी का जो न्याय शास्त्र था कि किसी भी कीमत पर कठोरता के साथ सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों को कोई रिलीफ न देना। और बेला त्रिवेदी ने इस तरह का न्याय शास्त्र सुप्रीम कोर्ट में कायम किया कि उनकी जब रिटायरमेंट उनका हुआ, तो रिटायरमेंट के 1 महीना 1.5 महीना पहले चूंकि छुट्टी हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि उनको मैरिज वगैरह सेरेमनी वगैरह में जाना था, और उनका औपचारिक विदाई समारोह जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी भी आउटगोइंग जस्टिस का करता है, बेला त्रिवेदी का नहीं हुआ। इतना सुप्रीम कोर्ट बार के लोग जो है बेला त्रिवेदी से के व्यवहार से, उनके रुख से, उनका रिलीफ न देने के अंदाज से खफा थे, कि उन्होंने मतलब कोई श्रद्धा नहीं दिखाई, और उनका जो है वो भी इतिहास बन गया कि बेला त्रिवेदी का विदाई समारोह नहीं हुआ। अब हिमा कोहली रिटायर हो चुकी हैं, अब अकेले नागरत्ना हैं, जो कुछ दिन के लिए अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो चीफ जस्टिस भी बनेंगी। उनका भी जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ के बाद संभव 27 में उनका भी कुछ दिन का कार्यकाल है। अब सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को बेला त्रिवेदी की तलाश है, क्योंकि जस्टिस अरुण मिश्रा आउट ऑफ दी वे सरकार के पक्ष में फैसला देने वाले, वो रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी रिटायर हो चुके हैं। इन बिटवीन जस्टिस एम आर शाह रिटायर हो चुके हैं, जो जज बनने जज के रूप में जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बिरदावली गाई थी कई मंचों पर एक से अनेक बार। अब इनके रिटायरमेंट होने के बाद
हालांकि अभी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मसीह की पीठ ने जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया है और उनके भारतीय नागरिक होने पर सवाल उठाए हैं, लेकिन वो चाहे जो सवाल उठाए रिलीफ भी तो दे दिया है। सत्ता पक्ष को तो बेला त्रिवेदी चाहिए ना, जो कोर्ट के आसन पर बैठ के या संधि पर बैठ करके और जो है वो सरकार के उन नियमों को भले बोलने में कुछ ना बोले, लेकिन सरकार के जो है मंशा के अनुरूप जो है जजमेंट पारित करें। और शर्जील इमाम जैसे एक्टिविस्टों को जो है वो जेल में रह के सलाते रहे, उमर खालिद को, आपके क्या कहते हैं, पूरा सुप्रीम कोर्ट कोई बिना सबूत बिना मुकदमे के आपके भीमा कोरेगांव केस में तमाम बुद्धिजीवी जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में बंद है, कुछ लोगों की जमानत हुई है, कुछ लोग अभी भी जमानत के लिए जूझ रहे हैं। आप ही कहते हैं कि मुकदमा जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं है, जल्दी चलने की संभावना नहीं है। आप ये पी यूएपीए पीएमएलए जैसे एक्ट में आप एक को जमानत देते हैं, तो उन्होंने बेचारे बुद्धिजीवियों ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप उनको जमानत नहीं देते, बल्कि एक स्टेन स्वामी थे, फादर स्टेन स्वामी, जो मर भी गए थे जेल में। आपके क्या कहते हैं साईं बाबा थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो 90% विकलांग थे, वो जो है क्या कहते हैं वो छोड़ दिए गए। इसके बावजूद जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया, फिर बहुत बाद में छोड़ा गया, और बाद में छूटने के बाद वो इनका शरीर इतना पहले से ही जर्जर शरीर और जर्जर हो गया था कि वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सके, वो काल के गाल में समा गया। तो न्याय कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? तो भाई आपको हो सकता है बेला त्रिवेदी की तलाश हो सकता है कि जो विक्टोरिया गौरी कल अगर सुप्रीम कोर्ट में आए, क्योंकि जो महिलाओं की जो नियुक्तियां इस तरह की हो रही हैं, वो ये मान के चला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व फिर कम हो गया है। तो हो सकता है कि आगे पीछे जैसे बेला त्रिवेदी या हिमा कोहली और नागरत्ना का जो है प्रमोशन हुआ था, वैसे इन लोगों में से भी हो, देख करके। अभी तो ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो है किस बैच में है, सीनियरिटी क्रम में क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट जाने की इनकी संभावना है कि नहीं है। तो ये सब सर परिस्थितियां हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको कहीं न कहीं न्यायपालिका के भगवाकरण के रूप में देखा जा रहा है। ये तो हमने दो नाम आपको बताया, शेखर यादव का नाम बताया, और लोगों का भी इसमें नाम है। अब जैसे पंजाब को ही उदाहरण के रूप में ले लीजिए। पंजाब में एक आत्म प्रकाश मनचंदा जो है आरएसएस के नेता रहे हैं, जो भाजपा के पदाधिकारी भी पंजाब हरियाणा में रहे हैं। उनके दामाद मनोज बजाज और उनके पुत्र समय के अंतर के साथ पहले मनोज बजाज जज बने, फिर वो आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गए हैं। उनके ऊपर कुछ आरोप थे वहां पंजाब में। उसके अलावा जो मनचंदा इनके पुत्र हैं, वो वहां जज बने हुए हैं। तो वो जो है क्या कहते हैं भाजपा और आरएसएस बैकग्राउंड के लोग हैं, तो इनसे आप किस तरह की उम्मीद करते हैं? इस तरह बहुत लोगों के नाम हैं जो मतलब क्या कहते हैं खोज के निकालना गिनाना मुश्किल है, क्योंकि आम माननीय जज साहब लोगों के ओरिएंटेशन के बारे में, उनके वैचारिक ओरिएंटेशन, उनके व्यक्तिगत ओरिएंटेशन के बारे में जल्दी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में सामग्री जल्दी नहीं मिलती, न कहीं जल्दी उल्लेख होता है, क्योंकि ये पवित्र गाय की तरह है। लोग सोचते हैं कि कोई भी सामग्री देने पर ऐसा ना हो कि जो है वहां जो है कंटेम्प्ट के नाम पर कोर्ट में बुला के सर के बल उल्टा खड़ा कर दिया जाए, तो उससे लोग डरते हैं। जी, और उस डरने की वजह से बहुत जो सत्य जो है वो उद्घाटित नहीं हो पाता। अब आप शेखर यादव का ही, जिसके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव है, उन्हीं का जो है ले लीजिए। उनका जो बायोडाटा है या जो उनका विकिपीडिया पर है, आपको कहीं नहीं नजर आएगा कि वो किसी अनुसांगिक संगठन के सदस्य रहे हैं कि नहीं रहे हैं। चूंकि ये कंट्रोवर्सी हो गई है कि विश्व हिंदू परिषद के मंच से जाके बोल दिए, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया। उस पर जो है वो इतना मामला जो है क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट हो गया। तो ये संजोग है। तो इसी तरह जो है आज नहीं तो कल जब विक्टोरिया गौरी का आप जो है वो क्या कहते हैं पढ़ेंगे बायोडाटा, तो आपको जो है नहीं समझ में आएगा कि पहले भाजपा की पदाधिकारी रह चुकी है, वो सब गायब हो जाएगा। इसी तरह अगर ये साठे साहब जो है आरती साठे, इनके नाम का केंद्र सरकार ने अनुमोदन कर दिया, तो ये जज बन गई, तो इनका भी कुछ दिन बाद इनके उससे जो बैकग्राउंडर है वो गायब हो जाएगा, फिर आप ढूंढते रह जाएंगे। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऐसे जज रहे हैं जिनके जजमेंट में संविधान के बजाय याज्ञवल्क्य का संविधान का जो है वो क्या कहते हैं मतलब है वो किया गया है, वकालत किया गया है। मैं हम्म, उनका नाम नहीं लेना चाहता,
लेकिन अभी भी उसमें सिटिंग है, हो सकता है कि एक आध उसमें चीफ जस्टिस भी बन जाए, जिन्होंने अपने एक जजमेंट में याज्ञवल्क्य के और चाणक्य के जो है क्या कहते हैं आपके जूरिस्प्रूडेंस को जो है वो क्या कहते हैं वजन दिया था। पुराणों आप का नहीं, संविधान की जी पुराणों का भी जिक्र हो जाता है। हाँ जी, आपने जो तो याज्ञवल्क्य और चाणक्य ये सब क्या है आप बताइए हमको। हम्म, यहाँ तक की कंट्रोवर्सी है कि चाणक्य का जो तथाकथित अर्थशास्त्र कहा जाता है वो चाणक्य ने लिखा ही नहीं। यहाँ तक हम्म, कंट्रोवर्सी है कि चाणक्य नाम का कोई फिजिकल फिगर था ही नहीं, ये नितांत हम्म, जो है वो कृत्रिम फिगर है। मैं नहीं जानता था कि वो है कि नहीं है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि न मैं इतिहासकार हूँ, न मैं पुरातत्ववेत्ता हूँ। मैं जो पढ़ता हूँ मैं वो जानता हूँ, वो मैं कह रहा हूँ। मैं उनके जी, अस्तित्व पर सवाल क्यों? क्योंकि जो लोग उठाते हैं वो लोग भैया मोहनजोदड़ो से हड़प्पा तक का जो है अध्ययन किए हुए हैं। मैंने तो नहीं किया भाई, मैं तो आमतौर पर विज्ञान और लॉ का विद्यार्थी था। मैंने तो कभी इतिहास भूगोल उस तरह पढ़ा भी नहीं है। ना मेरा कोई सोच के क्षेत्र में मेरा कोई दखल है। हाँ, मैं तमाम तरह की चीजें पढ़ता हूँ। मैं जहाँ एक और गीता को बहुत श्रद्धा से भी पढ़ता हूँ, वहीं जो है कौशाम्बी साहब का जो है वो जो मिथक है, हमने वो भी पढ़ा है, जिसमें गीता पर तमाम प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। तो कहने का मतलब है हमने ये भी पढ़ा है कि कृष्ण जो है वो आपके पूरे महाभारत में जो है कृष्ण के जो है बचपन की कोई जो है क्या कहते हैं उल्लेख नहीं है। आप 18 पर मूल निकाल के पढ़ जाइए। लेकिन 5वीं शताब्दी में वो भागवत महापुराण रच के कृष्ण के बाल स्वरूप को और वो जो भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया गया। तो 5वीं शताब्दी के पहले कृष्ण का बाल स्वरूप कहाँ था? तो अब ये सब विवादित विषय है। और आप जितना पढ़ेंगे ज्ञान आपका बढ़ेगा, लेकिन आप निश्चयात्मक रूप से इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों तरफ से लोग जो है उतने बराबर से जो है तर्क देने के लिए और जो है वो करने के लिए तैयार। लेकिन नहीं देखिए एक बात तो, मैं इतना जानता हूं कि जो मिथक है कि माउंट आबू पर एक यज्ञ हुआ था, उसमें 4 राजपूतों का जन्म यज्ञ के वेदी में से हुआ था। तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो जो कोल और भील थे उनको राजपूत बना करके जो है क्या कहते हैं मार्केट में डाल दिया गया। अग्नि से कोई जिंदा आदमी नहीं निकल सकता। तो सर, ये मिथक और यथार्थ जो कौशाम्बी साहब का है ना, वो बहुत ही मतलब पठनीय है। और उसमें हर तार्किक आदमी को उसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से जाले जो आंख के सामने रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की सब परिस्थितियां हैं। अब कौन आदमी जज बन करके क्या आचरण करेगा, शेखर यादव बनेगा या जो है वो और दूसरा कुछ बनेगा, या जो पुरानी लिमनरीज थी उनमें से शामिल होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बेला त्रिवेदी बनेगा, या जो है वो क्या कहते हैं इमार शाह बनेगा, या अरुण मिश्रा बनेगा, या क्या बनेगा। तो ये तो आने वाले समय में और जजमेंट देख के पता चलेगा कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन जिस तरह देश में काले कानून बनाए गए हैं, जिस तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवता पर खतरा है, उस समय हमें ऐसे जजों की जरूरत है जो बिल्कुल अक्षरशः संविधान और कानून के शासन की अवधारणा पर चले। जी, संविधान और कानून के शासन के प्रति निष्ठा जजों से भी, न्यायालयों से भी अपेक्षा की जाएगी। और साथ-साथ अभी कोलिजियम सिस्टम में बहुत सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल हमने भी उठाया था कई देशों का रेफरेंस देकर कि इतना सीक्रेट यहाँ कोलिजियम सिस्टम क्यों है? पूरे जजेस को देना चाहिए, बायोडाटा पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बनना चाहिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, फिर पार्लियामेंट्रियन वहाँ ऑपोजिशन के भी रहे, सत्ता पक्ष के भी रहे लोग। देखिए देखिए महाभियोग तो सर नया महाभियोग तो संसद में चलता है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया में कहीं संसद नहीं। जी, देखिए सर पार्लियामेंट्री कमेटी की बात जो है, कांग्रेस के समय में जब नियुक्तियां हो रही थी तो कुछ लॉ मिनिस्टर ऐसे हुए जिनके बारे में आरोप है कि उन्होंने कहीं न कहीं कुछ कंसिडरेशंस पर विचार किए ट्रिब्यूनल में लोगों की नियुक्ति के लिए या जजों के रूप में नियुक्ति के लिए। तो जो जज लोग हैं उनको सभी सब पता चल जाता है, जिसके कारण ये हुआ कि हम जो है कॉलेजियम सिस्टम लाएंगे। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को जिस तरह आने वाली सरकारों ने ब्लैकमेल किया कि हम आपके नाम को नहीं मंजूरी देंगे, और कॉलेजियम ने भी नाम इस तरह के भेजे जो कंट्रोवर्शियल नाम थे। जैसे किसी का सेक्स ओरिएंटेशन अगर जो है गे है,
तो भले वो व्यक्ति स्वयं गे हो, लेकिन वो गे को कभी अपने साथ गले लगाते हुए दिखेगा नहीं, क्योंकि जनता के बीच में, आम नागरिकों के बीच में गे होना एक ऐसा परसेप्शन है जो बदनुमे दाग की तरह। और आपको भी अच्छी तरह से मालूम होगा, और तो और आप बिहार में ऐसे आते हैं जहां जो है और ज्यादा जो है इस गे वाले मामले को लेकर के जो है क्या कहते हैं, मर्यादा और अमर्यादित मामला है। कि वहां अगर किसी पर अगर चप्पा लग जाए, किसी बच्चे पर, किसी लड़के पर, किसी उसके ऊपर कि ये गे है, तो उसको जो है सामाजिक हेयता की दृष्टि से लोग देखते हैं, और उसका चाहे जितना ज्ञान और विज्ञान हो, वो सारा जीरो हो जाता है, तिरोहित हो जाता है, और उसको बड़े गंदे गाली के रूप में कहें ऐसा लाइए, इस तरह जो है वो क्या कहते हैं, गे तो बहुत सराफत का शब्द है। जी, जी। तो इस तरह जो है वो बहुत लोग, तो कहने का मतलब है कि हमेशा जो पहले से दूसरी व्यवस्था बनाई जाती है, यही मान के बनाई जाती है कि ये श्रेष्ठ होगी। अब ये कॉलेजियम बनाने के बाद जिस तरह जो है वैचारिक जजों की इस तरह खुल्लम खुल्ला नियुक्ति हो रही है, तो अब इसको किस तरह श्रेष्ठ माना जाए। और वो लोग जो संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान सर्वोपरि है, वो लोग ऐसे नामों को रिकमेंड करते हैं। अब संजोग देखिए, इस समय कॉलेजियम में 3 लोग हैं। उन 3 लोग में एक हैं जस्टिस गवई, एक है जस्टिस सूर्यकांत, और एक है जस्टिस विक्रमनाथ। मैं अपने मुंह से इनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। खाली आप जुडिशियल सर्किल में घूम के लोगों से जरा, जो वरिष्ठ वरिष्ठ वकील हैं, उनसे राय जान लीजिए कि इनका जो है वैचारिक ओरिएंटेशन किस तरह जा रहा है, और ये किस तरह जो है चीजों को जो है क्या कहते हैं, देखते हैं और करते हैं। फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, आप खुद समझ जाएंगे, आपसे बता दें। जी। तो सवाल इस बात का है कि अगर उस 3 आदमी में एक आदमी भी किसी इस तरह की किसी बात का विरोध करने वाला नहीं है, और तीनों का अगर एक एक नाम जो है 3 नाम में चुना गया, तो इसमें आरती साठे का नाम आना कौन से आश्चर्य की बात। हुँ, हुँ। अब देखिए, मतलब एक जस्टिस कर्नन को लेके इतना बवाल हुआ था कि कॉलेजियम ने उनको जज बनाया, और वो जो है क्या कहते हैं, इस तरह उन्होंने पहले जस्टिस कौल जो चीफ जस्टिस थे तमिलनाडु के, उनका उन्होंने विरोध किया। उसके बाद कलकत्ता भेजे गए, और मतलब अंत में विरोध विरोध में जस्टिस खेहर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी उन्होंने उनको दंडित भी किया, उनको हटा भी दिया गया। अभी एक जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रशांत कुमार, उन्होंने क्रिमिनल मैटर को पूरा जो है वो क्या कहते हैं, सिविल मैटर को क्रिमिनल मैटर बना के, और नहीं तो ऑब्जर्वेशन में कहा कि जो है वो सिविल में जाएगा तो बहुत दिन लगेगा, क्रिमिनल में जल्दी डिसाइड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो स्ट्रक्चर पास किया, यहाँ तक जो है चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा कि इनको डबल बेंच में किसी जज के साथ बैठाया जाए, सीनियर जज के साथ, और ये जब तक रिटायर ना हो तब तक इनको जो है क्या कहते हैं, क्रिमिनल का मैटर जो है वो सुनवाई के लिए आवंटित न किया जाए। और अगर ये कभी सिंगल जज के रूप में अकेले बेंच में बैठे, तो भी इनको जो है संवेदनशील मुद्दों को जो है इनको न इलाज किया जाए, और क्रिमिनल मैटर की तो इनको समझ ही नहीं है। तो भाई साहब, आपने किसको जज बनाया? हुँ। अगर जो है ले मैन के रूप में जेपी सिंह को आप जज बना दीजिए, और वो इस तरह की बात कहें जाकर के वहां, तो समझ में आता है। एक जज साहब के पुत्र हैं प्रशांत कुमार, उनके पिता जज रह चुके हैं, हुँ, कुछ दिन की प्रैक्टिस है, उसके बाद वो जज बने हैं। अगर उनको जो है क्रिमिनल लॉ की बिल्कुल समझ नहीं है, तो कॉलेजियम जिसने उनका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट से भेजा, और कॉलेजियम दिल्ली में जिसने उनका नाम का जो है रिकमेंडेशन करके उनको जो है जज बनवाया, ये उसके ऊपर सवालिया निशान है कि नहीं है, ये बताइए। एकदम है सर, एकदम है। और ये आजे कल की बात है, ये नहीं है कि जो है 6 महीने, 3 साल, 5 साल पुरानी बात। हुँ, हुँ, ये हुँ, आजकल हुँ, की हुँ। बात। तो इस तरह की विद्रूपता जो है रोज आए दिन आ रही है, रोज सुप्रीम कोर्ट में चीजें जो है हाई कोर्ट की उल्टी जा रही हैं, और उसके बाद भी इस तरह की सब चीजें आ रही हैं, और फिर इस तरह के नाम भेजे जा रहे हैं। तो ठोक बजा के दूसरी बात आपने कहा कि उनका बायोडाटा जो लोग जज बनाए जा रहे हैं, उनका वो जो है चंद्रचूड़ साहब ने परंपरा शुरू की थी सर। हुँ, उन्होंने एक ब्रीफ देना शुरू किया था कि इन्होंने कौन कौन से फैसले लिए, क्या किए, क्या नहीं किए। लेकिन जब संजीव खन्ना साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, तो अचानक वो ब्रीफ वाला मामला जो है गायब हो गया सिस्टम में से। तो हुँ। गवई साहब के समय में भी वो गायब है।
अब जैसे मान लीजिए कि है कि ये तो आ गया कि ये बीजेपी की मेंबर रही हैं, प्रवक्ता रही हैं, ये तो आ गया। हुँ, लेकिन इस दौरान जब से इन्होंने छोड़ा तब से इन्होंने अब तक कौन-कौन से उल्लेखनीय मामलों में वकालत की है जिसमें जो है हुँ, उल्लेखनीय फैसले आए हैं या वो जो है संविधान बहुत ही जो है के हिसाब से। संवैधानिक उसके इम्पोर्टेंस की थी या क्रिमिनल इम्पोर्टेंस की थी या सिविल इम्पोर्टेंस की थी या वो कहाँ थे पता ही नहीं चल रहा कि क्या कैसे इनका नाम गया है। एसपी सिंह ने जो है जो महिला को बिना उसके जो है दंडित कर दिया। एसपी सिंह जुडिशियल कैडर से नीचे से आ रहे हैं। उनका कौन कौन सा उल्लेखनीय मामला है जिसमें उन्होंने फैसला किया? सबसे उल्लेखनीय तो यही है कि वो जो है गवाई साहब के पीएस थे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में गवाई साहब उनको ले आए थे अपना जो है वो रजिस्ट्रार जुडिशियल बना के। बाकी तो उनकी कोई उल्लेखनीय बात आपको समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए बहुत से हुँ, नाम है आपको बता कि इन्होंने कौन से मामले में वकालत की, संवैधानिक मामले में की, कि इन्होंने सिविल मामले में की, कि रेवेन्यू के मामले में की, कि इन्होंने जो है क्या कहते हैं एजुकेशन के मामले में। हर एक का एक्सपर्टाइज होता है ना सर। तो हुँ, जो एक्सपर्टाइज वाले वकील हैं वो जानते सब हैं, लेकिन उनका एक या दो क्षेत्र में विशेष है। आपको कारपोरेट के जो वकील मिलेंगे वो आपको नौकरी वाला जो आपका सर्विस मैटर की वकालत नहीं करते। जो सर्विस वाले मैटर हैं वाले हैं वो कारपोरेट मामलों की जल्दी वकालत नहीं। जो रेवेन्यू हुँ, वाले हैं वो रेवेन्यू के माहिर होते हैं, वो जल्दी और दूसरे क्षेत्र में जो है कदम नहीं रखते। जो क्रिमिनल वाले हैं वो क्रिमिनल के माहिर होते हैं, वो सिविल के क्षेत्र में कदम नहीं रखते। तो ये जब नियुक्तियां होती हैं तो चीफ जस्टिस जानते रहते हैं, तो उनको ज्यादातर उस तरह के मामले सौंपे जाते हैं जिसमें उनको महारत हासिल होती है। अब ये प्रशांत कुमार जी किस मामले में महारत हासिल करेंगे कि उनको डबल बेंच में बैठा दिया गया है और ये इतना स्ट्रक्चर पास किया गया है। इतना स्ट्रक्चर पास होने के बाद किसी में भी अगर जरा भी सेल्फ रेस्पेक्ट हो तो उसको तो तुरंत अपना दस्तखत करके हुँ, चीफ जस्टिस हुँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना दे देना चाहिए कि भाई हम जज बनने लायक नहीं है, हमको आप क्षमा कीजिए, हम वकील ही रहेंगे। जी। जी। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और मुझे लगता है कि पारदर्शिता की ज़रूरत ज़रूरत ज़्यादा न्यायपालिका में है। जिस तरह के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं बगैर एनजेएससी बनाए हुए, सोचिए जब बन गया तो सरकार पूरे कंट्रोल में लेगी और एक खास विचारधारा के लोग ही जज बनेंगे, जिनकी निष्ठा नहीं, संविधान के साथ देखिए होगी देखिए वही लोग देखिए ही। अभी अभी देखिए जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 लोगों का नाम गया है। पहले नंबर पर अजीत भगवान राम कड़े थांकर, दूसरे नंबर पर श्रीमती अरुण साठे, आरती अरुण साठे, और तीसरे नंबर पर सुनील मनोहर घोड़ेश्वर का नाम रिकमेंड हुआ। ये बीच का नाम है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, लेकिन कड़े थांकर और घोड़ेश्वर साहब के नाम पर जो है कोई आपत्ति नहीं। तो 3 में 30% आपने जो है दे दिया ना एक विचारधारा विशेष को। वो दो नाम पर तो हुँ, आपत्ति नहीं हुई, ना उनके जो है राजनीतिक विचारधारा पर आपत्ति हुई। फिर तीनों नाम में आपने ये नहीं दिया कि जो है कड़े थांकर साहब, आरती अरुण साठे जी और सुशील मनोहर थोड़ेश्वर की वकालत के रूप में जो है वो किस किस क्षेत्र में और क्या उपलब्धियां रही हैं। इसका भी आपने जो उन्होंने चंद्रचूड़ साहब के समय परंपरा शुरू थी ये नहीं दिया। तो हमको आपको कैसे पता चलेगा कि इनका जो है वो जो जुडिशियल ओरिएंटेशन है वो किस ओर है और किस तरह के मुकदमे ये लड़ते रहे हैं जिसमें इन्होंने जीत हासिल की, किस तरह के महत्वपूर्ण मामलों को इन्होंने निपटाया न्यायिक रूप से। ये न यहाँ के जी, बारे में है, न पंजाब के बारे में है, न दिल्ली के बारे में है, न इलाहाबाद के बारे में, कहीं के बारे में नहीं। तो ये जो परंपरा शुरू हुई थी और वो जो एक मतलब वो था कि उससे एक आपको प्रथम दृष्टया एक जो जिस्ट मिलता था किसी जज के बारे में, तो वो क्यों समाप्त कर दिया गया संजीव खन्ना साहब के द्वारा और उसके बाद गवई साहब भी उसको जो है क्या कहते हैं फॉलो कर रहे हैं, ये समझ में नहीं है। उन्होंने चंद्रचूड़ साहब का जो शीशे की दीवार लगी थी जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में, उसको तो हटवा दिया कि साहब उन्होंने फिर से सब ओपन कर दिया। लेकिन जो उन्होंने ओपन किया था उसको जो है ये जो संजीव खन्ना साहब और जो है गवाई साहब ने जो क्लोज कर दिया, वो जो ब्रीफ, उसका कौन सी पारदर्शिता का जो है ये परिचय दे रहे हैं। जी। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए। इसलिए निष्ठा संविधान के प्रति निष्ठा का होना बेहद ज़रूरी है जुडिशरी में। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर।